गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे। देखिए, जो आपने अब तक का क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा है, हमने उसको बहुत ही विधिवत ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया है और बहुत ही डिटेल अध्ययन हुआ है। अगर आपने सारी बातों को समझ लिया है, पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं समझने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने उसको बेहतर ढंग से समझ लिया है तो फिर इंडियन मानसून समझना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इंडियन मानसून में हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि जीएस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल की दृष्टि से होता तो यही मानसून की टॉपिक कम से कम 3 से 4 दिन चलता, लेकिन जीएस की दृष्टि से आपको बेसिक बेसिक बातें समझनी है, जहाँ से आपके पीटी के प्रश्न भी हो जाएंगे और अगर मुख्य परीक्षा में लिखने को भी आएगा तब भी आप आसानी से लिख ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मानसून को आज डिस्कस करेंगे और मानसून को ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इंडिया की जो क्लाइमेट है यानी भारतीय जलवायु को हम लोग आज देखेंगे। तो अगर किसी मंथ को हम एक फिक्स कर लें, यानी कि अगर हम मार्च से उठाएं तो मार्च से लेकर के और फिर फरवरी तक का जो 12 महीने की जलवायु है, इस 12 महीने की क्लाइमेट को हम लोगों को सीखना है आज। और आप देखिएगा कि जितना आपने पीछे पढ़ा है उन सभी बातों का आज यहाँ पर रिवीजन होगा। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं हम भारत को मानसूनी जलवायु प्रदेश में रखते हुए जो हमने मानसूनी जलवायु प्रदेश पढ़ा है आज इट उसको मान लें, क्योंकि भारत तो मानसूनी जलवायु प्रदेश में अवस्थित है ही है। तो अगर भारत मानसूनी जलवायु प्रदेश में है तो निश्चित तौर पर वहाँ मानसूनी जलवायु प्रदेश जो हमने वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया वही तो वहाँ पर भी लागू होनी चाहिए। तो फिर भारत की जलवायु अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन अलग से पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि भारत की अगर कंडीशन देखें तो वह एक सब कॉन्टिनेंटल है, यानी उपमहाद्वीप के जैसा है, यानी एक छोटा सा महाद्वीप लग रहा है, क्योंकि तीन ओर से आप देखिए जल से नीचे से गिरा हुआ है, ऊपर हिमालय है। तो भारत की जो जो टोपोग्राफी है वो बहुत ही विहंगम है, बहुत ही अलग टाइप की है। इसलिए एक ही कंट्री में आप देखिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मौसमी दशाएं होती हैं और अलग अलग ढंग से यहाँ पर मौसम में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु भी मिलती है। तो मेरा कहने का आशय यह है कि भारत को हमको स्पेसिफिक इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि भारत की टोपोग्राफी अलग है, भारत की लोकेशन ज़बरदस्त है। तो उस हिसाब से भारत की जलवायु थोड़ा सा विश्व की जलवायु से अलग हो जाएगी। इसलिए हमें भारत की जलवायु को सीखना है, ना कि हमें मानसून ही केवल समझना है। मानसून तो उसका एक पार्ट है, लेकिन हमें 12 महीने की आज की क्लास में जलवायु को सीखना है अच्छे से। ओके, चलिए। सौरभ सिंह, फिरोज अहमद, आस्तिक त्रिपाठी, तनु किरण यादव, ऋचा झा, राजेश चौधरी, निविता द्विवेदी, अभिषेक राणा, अनिरुद्ध मिश्रा, अभिषेक वर्मा, सौरभ सिंह, प्रभाकर यादव, जितेंद्र शुक्ला, कैलाश बाबू सरोज, विवेक पांडे, अभिनव मौर्य, लिप्सा, प्रियांशु, अंजलि सिंह, योगिता जायसवाल, अमित कुमार गुप्ता, मनीष कुमार, रश्मि त्रिपाठी, जया शुक्ला, अनु यादव, रामकृष्ण सिंह रावत, विनोद कुमार राजपूत, मोहित यादव, अनु यादव, अतुल कुमार। चलो, सब लोग आ गए हैं। अगर आप लोग कहो तो फिर टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, देर ना करते हुए। सब लोग लाइक एंड शेयर करते रहा करिए, ठीक है? पूनम यादव, विपिन यादव, अनंत तिवारी, भूपेंद्र यादव, आशीष कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, प्रभाकर यादव, ऋचा झा, ठीक है, दिव्यांशी, गुड इवनिंग। चलो, टॉपिक होगा
भारत की जलवायु, भारत की जलवायु को हमें ऐसे समझना है। 12 महीना होता है, 12 महीने को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। यानी कि हम अगर इसको देखेंगे 15 मार्च टू 15 जून, ओके। दूसरा हम लोग करेंगे 15 जून टू 15 सितंबर। फिर क्या करेंगे, 15 सितंबर से 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर से 15 मार्च, 4 भागों में इसको डिवाइड कर देंगे। लव कुश शुक्ला, नीरज यादव, गुड इवनिंग। बनाओ इसको। बन जाए तो यस लिखो। डन। चलो पहला सेगमेंट इसका लेंगे। पंद्रह मार्च से 15 जून की कंडीशन को समझेंगे। ओके, देखो ध्यान से, अब सारा अप्लाई करो जो आपने क्लाइमेटोलॉजी में सीखा है, उसी को आपको देखना है। तो 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक की क्या क्या घटनाएं घटित हो रही हैं भारत में मौसम संबंधी, उसको आपको देखना है। तो मान लो कि ये भारत है,
ये विषुवत रेखा है। अब भारत की एक कंडीशन है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी कब चमकती हैं? तो आप कहेंगे मार्च में, यानी कि जो मार्च का महीना होता है वो मार्च के महीने में सन रेज वर्टिकल कहाँ होती है? तो आप कहेंगे सन रेज वर्टिकल होती है इक्वेटर पर। यहाँ पर सन रेज है, यानी सूर्य वर्टिकल कहाँ पर है? आप कहेंगे इक्वेटर पर। ये मार्च में आप जानते हैं 23 मार्च की कंडीशन होती है, लेकिन 15 मार्च के बाद आप कह सकते हो कि 15 मार्च के बाद इस सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होता है। 15 मार्च के बाद क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण नहीं होता है, आप ये मान के चलो आभासी उत्तरायण होता है। आभासी उत्तरायण होता है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ वैसे आप क्लास ले रहे थे, ये बात करते हैं। हाँ क्लास ले रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ। हेलो, क्लास ले रहा हूँ कोई। हाँ अब सूर्य का उत्तरायण हो रहा है, यानी कि 15 मार्च के बाद, आफ्टर मार्च। तो जैसे ही उत्तरायण होगा सूर्य का, तो जो यहाँ पर हम अगर इसको मान लें कि इसी के पैरेलल, तो भैया ITCZ होता है। क्या है? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी कि व्यापारिक पवनें जो होती हैं, चाहे वो इधर की व्यापारिक पवनें हों, इधर की व्यापारिक पवनें हों, ये इधर आ रही हैं, और ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें यहाँ आ रही हैं। इन दोनों का मिलन क्षेत्र तो यही होता है, यानी जहाँ दोनों व्यापारिक पवनें, ये ट्रेड विंड अगर हम कहें, ये ट्रेड विंड है और ये भी ट्रेड विंड है, ये सब आप जानते हैं। दोनों का कन्वर्जन यहाँ हो रहा है ITCZ पर। कब? जब सन वर्टिकल है इक्वेटर पर, लेकिन सन अब क्या है? उत्तर की ओर जा रहा है। तो जो ये ITCZ है, ये ITCZ क्या करेगा? नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगा। आप जानते हैं 15 डिग्री ऊपर चला जाता है। अब इमेजिन करो कि सन रेज कहाँ पर है। अगर हम कहें सन रेज आके पड़ने लगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन वर्टिकल हो गया, ठीक है। सन वर्टिकल हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो जाहिर सी बात है जो ITCZ है ये उत्तर की ओर शिफ्ट करेगा। ये ITCZ किधर जाएगा? ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगा, और जब नॉर्थ की ओर शिफ्ट करेगा तो ITCZ की घटना जो होगी, जो ऊपर जाएगा, वो कुछ इस तरह से होगा। ये क्या है? ITCZ। ये हमने हल्का सा कर्व कर दिया। क्यों कर्व कर दिया? क्योंकि आप जानते हो लैंड ज़्यादा हीट हो जाएगा और जल जो वाटर बॉडी है वो कम हीट होगा इसकी तुलना में, क्योंकि आप जानते हैं जल जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और स्थल बहुत तेज़ी से गर्म होता है। तो आप देखेंगे ये कर्व इसलिए बन गया क्योंकि मान लो अगर हम कहें यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर है, अगर यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री इसके पैरेलल नहीं मिलेगा। यहाँ पर कम टेम्परेचर होगा, जल में, वाटर बॉडी में कम टेम्परेचर होगा, लेकिन वाटर बॉडी में अगर नीचे आएंगे इक्वेटर की ओर तो फिर इसके इक्वलेंट आपको टेम्परेचर मिलेगा। अगर ये 30 है तो ये 30, ये 30, ये 30, ये 30, इस तरह से आपको कर्व बनाना है। तो ITCZ जो यहाँ पर था वो यहाँ पर पहुँच गया। अब जब ITCZ यहाँ पर पहुँच गया तो फिर क्या होगा? देखो ध्यान से, तो जो ये व्यापारिक ट्रेड विंड है, ये ट्रेड विंड जो है, ये ट्रेड विंड तो अब यहाँ से इधर से आएगी ना, ये ट्रेड विंड तो अब ऐसे चलेगी, उत्तर की ओर शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि ITCZ तो यही है। तो अब साउथ वाली जो ट्रेड विंड होगी वो क्या होगी? तो साउथ में आप जानते हैं ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो हम जानते हैं 30 से लेकर के, ये 30 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री लैटिट्यूड तक चलती है। तो अब क्या होगा? ये कितना शिफ्ट कर गया है? ये मान लो 15 डिग्री शिफ्ट कर गया है, ये 15 डिग्री शिफ्ट कर गया ITCZ। अब ऐसे में क्या होगा? जो ट्रेड विंड
32 चलती थी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो ट्रेड विंड थी वो कहाँ जाएगी, वो 15 to 45 चली जाएगी। अब ये वाली कहाँ जाएगी, ये 15 to 45 चली जाएगी। तो फिर जो सदर्न वाली है, सदर्न वाली ट्रेड विंड कहाँ आएगी, तो आप कहेंगे 15 to 15 आ जाएगी, यही तो होगा ना, 15 to 15 आ जाएगी। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये ऐसे 15 डिग्री चलेगी, 15 डिग्री ये ऐसे चलेगी, ध्यान समझिएगा, ये 15 डिग्री ऐसे चलेगी, ओके। और 15 डिग्री चलने के बाद इसको 15 डिग्री और चलना है, तो 15 डिग्री और चलने के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये अपनी दाईं ओर टर्न करेगी, ये इस तरह से टर्न करेगी, यही तो होगा ना, इस तरह से ये टर्न करेगी। तो अब क्या हुआ, जो सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड है वो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 15 डिग्री उसको और चलना है, कि टोटल 30 चलना है उसको, तो 15 डिग्री उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी चलना है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, ये क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी, क्लॉकवाइज जब मुड़ेगी तो इधर से ये भी ट्रेड विंड आ रही है, यानी 45 से लेकर 15 तक ये दोनों आमने सामने आकर के मिलेंगी। और यही वो समय होता है जब यहाँ पर क्या बन जाता है, यहीं पर लो प्रेशर का सेंटर बनता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लोन। क्या कहते हैं, साइक्लोन, यानी एंटी क्लॉकवाइज हवाएं इसमें ऐसे आना शुरू कर देंगी, ये साइक्लोन बने। और यही साइक्लोन क्या साइक्लोन है, एक कैसा साइक्लोन है, तो हम कहेंगे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो आपने कल पढ़ा था, ओके। अब ये धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश करेगा और इस तटीय क्षेत्र में ये वर्षा करेगा, तटीय क्षेत्र में ये वर्षा करेगा, इस क्षेत्र में वर्षा करेगा ये। और फिर वो सारी कहानी जो आपको हमने बताया था कल की क्लास में, वो सारा कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन में आकर के आप डाल सकते हैं। तो घटना नंबर 1, पहला जो घटना घटी 15 मार्च 15 जून के मध्य में, वो क्या हुआ कि ITCZ उत्तर की ओर चला गया, यहाँ पर ट्रेड विंड अब मिलने लगी, लो प्रेशर का सेंटर ये होगा और यहीं पर साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी, और साइक्लोन बन करके किधर की ओर जाएगा, वेस्ट की ओर जाएगा, और कोस्टल रीजन में ये भारी वर्षा करेगा। एक कंडीशन तो ये हुई। अब दूसरी कंडीशन समझिएगा ध्यान से, अब दूसरी कंडीशन समझिए, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कितने लोग समझे इसको, कितने लोग समझ पाए इसको? तो कितने लोग समझे? समझ गए? ठीक, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक सूचना है, दे दूं आपको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मेरा स्थानांतरण प्रयागराज से लखनऊ हो चुका है, मैं लखनऊ शिफ्ट हो गया हूं। तो प्रयागराज 2 दिन तो जाना होता है, जब छुट्टी होती है तो हम प्रयागराज होते हैं, वहाँ पर फेस टू फेस बैचेस भी शुरू हो गई हैं, तो हम फेस टू फेस भी आपका मार्गदर्शन करते ही हैं। तो लखनऊ में भी हम आपका फेस टू फेस मार्गदर्शन करेंगे। जो भी लखनऊ के अपने विद्यार्थी हैं जो आप लोग देख रहे हों, वो हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं और फेस टू फेस मिल करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े ही आराम से हमसे आकर के मिल सकते हो। हमारा जो पता होगा वो वही है, हम पूर्णिया में ये जो आकार IAS है, आकार IAS में हम आपको मिलते हैं, शाम को सुबह मिलेंगे आफ्टर ऑफिस। तो आप आकर के हमसे मिल सकते हैं, कहीं कोई समस्या है तो उसको आप निराकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सेगमेंट तो ये हुआ, 15 मार्च से 15 जून के बीच में एक कंडीशन तो ये हुई कि हमने देखा साइक्लोनिक वर्षा हो रही है, अगर बना साइक्लोन तो। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होगी।
बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। अब दूसरा क्या होगा, एक बेटर है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमने कहा कि ITCZ कहाँ आ गया, ITCZ आ गया ऊपर। देखो अब ऐसे इसको हम बना देते हैं, ये ITCZ है, मान लो ITCZ। तो ITCZ है, जाहिर सी बात है कि सेंटर किसका है, ये लो प्रेशर का सेंटर हुई होगा। यानी भारत में क्या बन रहा है, भारत में लो प्रेशर बन रहा है। भारत में क्या बन रहा है, लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। और जब लो प्रेशर क्षेत्र बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जलीय क्षेत्र में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा कि नहीं होगा। जलीय क्षेत्र में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। किसकी तुलना में, स्थल की तुलना में जल का तापमान कम होता है, जिसके कारण गर्मियों के महीने में, ग्रीष्म ऋतु में स्थल ज़्यादा गर्म होता है और जल ठंडा होता है। इस कारण से जलीय क्षेत्र पर हाई प्रेशर डेवलप होगा। वहीं पर जो जो लैंड मास होता है वहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। तो विशेष करके आप देखोगे, विशेष करके कहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर देखो, ये ITCZ है। थार वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र है ये बहुत गर्म हो जाएगा, तो ये मैदानी क्षेत्र है ये पूरा गर्म होगा और इस क्षेत्र में क्या बनेगा, ये लो प्रेशर का क्षेत्र बनेगा। तो अब देखिएगा ध्यान से, ITCZ क्या है, अपने आप में मानसून द्रोणी होती है। मानसून द्रोणी क्या है, अब देखो ध्यान से, जो लो प्रेशर का क्षेत्र डेवलप हो रहा है ITCZ के कारण, ITCZ के कारण जो लो प्रेशर का क्षेत्र डेवलप हो रहा है भारत में, वो कुछ और नहीं है, वो मानसून द्रोणी ही कहलाती है। तो मानसून द्रोणी क्या है, आप इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो मानसून द्रोणी क्या है, कुछ और नहीं है, वही जो भारत में लो प्रेशर का क्षेत्र डेवलप हुआ है और समुद्री हवाओं को वो अपने भीतर खींचने की अब क्षमता उसके अंदर आ गई है। तो जो क्षमता आई है उसी को हम क्या कह सकते हैं, मानसून द्रोणी। तो भारत में विकसित जो लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, केंद्र होता है, उसी को हम कहते हैं मानसून द्रोणी। अब देखिए पूरा ये लैंड गर्म हो गया है, लो प्रेशर का क्षेत्र डेवलप हो गया है। अब इसी में क्या होगा कि चारों ओर से गर्म पवनें चलेंगी। अभी यहाँ पर जल से हवाएं नहीं आएंगी, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। अभी जल से स्थल की ओर हवाएं नहीं आ रही हैं। अभी इसी क्षेत्र में जो हवाएं थीं वो गर्म हो गई हैं और गर्म हवाएं हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बवंडर बनना शुरू हो जाएगा। जो निम्न वायु दाब का क्षेत्र डेवलप हुआ है लो प्रेशर का, इसमें हवाएं सब गर्म हवाएं क्या करेंगी, गर्म हवाएं, शुष्क गर्म हवाएं इसमें चलती रहेंगी। तो जो ये गर्म शुष्क हवाएं चलती हैं, यानी ये क्या हैं, वार्म ड्राई एयर, गर्म शुष्क हवाएं जो चलती हैं निम्न वायुदाब के केंद्र में, इसी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार में इसको लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। वेस्ट बंगाल में काल वैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल वैसाखी। उड़ीसा में नॉर्वेस्टर कहते हैं। उड़ीसा में इसको नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो ये शुष्क हवाएं होती हैं, इसमें नमी नहीं होती है और जब नमी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है ये हवाएं खतरनाक होती हैं। इसके लिए हीट स्ट्रोक के लिए।
इसीलिए कहा जाता है कि जो अप्रैल का महीना होता है, मई का महीना होता है, यानी मानसून आने से पहले तक का जो भारत में कंडीशन है, अप्रैल के बाद, अप्रैल से शुरू हो जाता है, खूब गर्मी होती है, सूखी हवाएं चलती हैं, आप कपड़े धुलते हो तुरंत कपड़े सूख जाते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की, वाटर वेपर कंजर्व करने की या उसको होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, सूखी हवाएं होती हैं। तो कहीं से भी आप उनको जल मिलेगा तो उस वाटर को वो सोख लेती है। जैसे आप देखो कि अप्रैल के बाद तालाब सूखने लगते हैं, झील सूखने लगते हैं, जो घर का नाला नाली ये सब जो होता है वो सब क्या होता है, सूखने लगता है। क्यों? वो पानी कहाँ गया? वो पानी सोख रहा है वायु, क्योंकि वायु में अभी वाटर वेपर नहीं है। ओके, इसीलिए हम कहते हैं कि जब कपड़े धुलते हैं अप्रैल मई में तो तुरंत सूख जाता है कि नहीं सूख जाता है? फटाक से वायु क्या करती है, उसको सोख लेती है, क्योंकि वायु उस समय क्या होती है, ड्राई होती है, ह्यूमिड नहीं होती है। अब क्या होगा, ये सब हमने कहा कि राजस्थान, यूपी, बिहार में इसको लू कहेंगे इन गर्म हवाओं को, और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी, उड़ीसा में नॉर्वेस्टर। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो हवाएं होती हैं ये खतरनाक क्यों होती हैं? अगर मान लिया आपने पानी नहीं पिया, पानी पीने में आपने लापरवाही कर दिया और बाहर निकल रहे हैं, कपड़े से तन ढका नहीं है सही से, तो ऐसे में हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हवाएं शुष्क होती हैं, ड्राई होती हैं, उनको पानी कहीं से भी मिलना चाहिए। तो जो आपकी बॉडी का पानी है, बॉडी का जो वाटर है, उस वाटर को वो क्या करेंगे, बहुत तेज़ी से सोखेंगी, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन की समस्या। तो इसीलिए ग्लूकोज डॉक्टर दे देगा, पियोगे आप दिन रात दिन भर, पानी कमी हो जाएगी। तो तरह तरह की बीमारियां, कभी कभी क्या होता है, हीट स्ट्रोक मार दिया, मुंह से ब्लड आ गया, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब देखो, खैर वो अलग बात है। अब ये गर्म सूखी हवाएं चलती हैं, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जो आपका तालाब का पानी है, जो नाले का पानी है, नदियों का पानी है, झील का पानी है, ये सारा पानी, ये हवाएं क्या करने लगती हैं, सोखने लगती हैं। तो आप याद करो कौन सी वर्षा, आप याद करो एक वर्षा हमने बताया था, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेन में क्या हुआ था? कन्वेक्शनल रेन में हमने कहा था कि अगर सतह गर्म हो जाए तो यहाँ से वायु क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, और ऊपर उठ करके ये अपना वर्षा कराती है। यही तो होता है। नीचे से आर्द्रता को क्या कर लेते हैं, ये ग्रहण कर लेते हैं। ये आपको बताया था हमने। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रहा है ना। इतना गर्म है कि वायु चारों ओर से लो प्रेशर के क्षेत्र में आएगी, और लोकल जो जल है, स्थानीय जल जो है, उसी को वो सोख लेगी, और जब सोख लेगी तो उस एयर में वाटर वेपर आ जाएगा, और वाटर वेपर जब आ गया, पर्याप्त आर्द्रता हो गई, अगर वायु का अपलिफ्टमेंट हो गया, एयर का अपलिफ्टमेंट हुआ, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 100% हुई, तो दोपहर के बाद बहुत तेज़ी से देखते होंगे अप्रैल और मई में वर्षा होती है। अप्रैल मई में वर्षा क्या होती है, दोपहर में आप देखेंगे तेज़ी से अंधेरा छा जाएगा, विद्युत गर्जन, यानी अचानक से वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाएगी, कपासी बरसी मेघ बन जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, और बहुत तेज़ी से घंटे 2 घंटे वर्षा होगी। बहुत देर तक वर्षा नहीं होती है। चक्रवात अगर नहीं है तो, चक्रवात की बात नहीं कर रहा हूँ, चक्रवात तो हो गया, मैं संवहनीय वर्षा की बात कर रहा हूँ, कन्वेक्शनल रेन की बात कर रहा हूँ। स्थल के गर्म होने से जो लोकल पानी है उसको सोख करके हवाएं उठ जाती हैं, वायु का आरोहण हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर संवहनीय वर्षा होने लगती है पूरे भारत क्षेत्र में। तो पूरे भारत में जो ये संवहनीय वर्षा होती है उसको हम क्या कहेंगे, देखो ध्यान से। अब अगर हम कहें कि ये संवहनीय वर्षा है, अब यहाँ पर क्या होगा, इस क्षेत्र में कन्वेक्शनल रेन होगा, संवहनीय वर्षा। अभी मानसून नहीं आ रहा है, संवहनीय वर्षा होगी, और संवहनीय वर्षा जो ये होती है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखो, इसको किसी क्षेत्र में अगर हम कहेंगे तो क्या बोलेंगे,
इसको आम्र वर्षण कहेंगे, मैंगो शावर, है ना, मैंगो शावर कहीं बोलते हैं, कहीं पर इसको टी शावर बोलते हैं, कहीं पर इसको चेरी ब्लॉसम कहते हैं, चेरी ब्लॉसम कहते हैं, कहीं पर इसको फ्लावर शावर कहा जाता है ना, कहीं पर इसको एसिड रेन भी कह दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो बारिश होती है ये मैंगो की फसल के लिए लाभदायक होती है, टी के लिए होता है, चेरी के लिए होता है, और फूलों के लिए। तो ये सब जो आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में वर्षा हो रही है, साउथ इंडिया में वर्षा हो रही है, उत्तर भारत में वर्षा हो रही है, ये लगभग भारत के हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ तापमान बढ़ गया है वहाँ वहाँ पर स्थानीय पवनें गर्म होकर के स्थानीय आर्द्रता को ग्रहण कर लेती हैं और उनका आरोहण हो जाता है, जगह जगह क्षेत्र में बारिश होने लगती है। तो इसी वर्षा को आप जानते रहिएगा, जब ये वर्षा भारत में होने लगे तो ये क्या है, ये मानसून के आगमन का ये सूचक हैं, इंडिकेटर होते हैं ये मानसून की। अब मानसून आने वाला है, यानी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्री मानसून। बहुत सिंपल आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत आप परेशान हो जाओगे, अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में वर्षा होने लगती है, ठीक है, घंटे 2 घंटा हुई। अभी इसका मानसूनी वर्षा से मतलब नहीं है, अभी इसका दक्षिण पश्चिम मानसून से कोई लेना देना नहीं है। 2 कंडीशन हमने बताया, एक तो हमने बताया साइक्लोन का बनना, एक ये कंडीशन, ये सब 15 मार्च से 15 जून के मध्य में हो रहा है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल रेन भी होने लगती है, उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। देखो एसिड रेन भी इसको हमने कहा, एसिड रेन क्यों कहा गया, क्योंकि आप देखते होंगे अगर विशेष करके यूपी बिहार में आप देखो, यूपी में क्या होगा कि लगभग सितंबर अक्टूबर के बाद वर्षा बंद हो जाती है और कभी कभार छोड़ दीजिए अपवाद में, तो जनरली आप देखेंगे सीधे फिर मई में जून से वर्षा शुरू होती है। एक लंबा अंतराल आता है, गैप आता है, तो जो डस्ट पार्टिकल होता है, जो 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 पोल्यूशन होता है, वो सब जा कर के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है। तो जब वर्षा होती है तो वो जो डस्ट होता है, जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन की ऑक्साइड हैं, सल्फ़र की ऑक्साइड है, ये सब ऊपर रहते हैं वायुमंडल में, और जब H2O इनके साथ संलयन होता है, इनका मिलन होता है, तो वो एसिड रेन बन जाता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, तो अम्लीय वर्षा होने लगती है। और ये अम्लीय वर्षा जब फसल पर पड़ती है, किस पर, मैंगो पर, तो आम तेज़ी से पकने लगते हैं, चेरी जल्दी से पकने लगती है, टी के लिए फ़ायदा होता है। ये सब जो होता है ये क्यों, क्योंकि उसमें एसिड होता है, इस कारण से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक ये वर्षा हुई, लेकिन एक कंडीशन और है यहाँ पर, 15 मार्च से लेके 15 जून तक का एक कंडीशन और होगा, वो क्या है उसको देखिए। तो ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया आपका नंबर 1। अब देखो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ लिख करके जल्दी से। दीपक चौरसिया, भूलने का कोई सवाल ही नहीं है, आपको क्यों भूलेंगे, ये सब ना बोला करिए, भूलने का कोई सवाल ही नहीं हुआ, बशर्ते आप हमारी व्यस्तता को देखेंगे तो फिर आप समझेंगे। ईश्वर करे जल्दी से आपको जॉब मिले, तब आपसे पूछूंगा कितना याद करते हो हमें। अब देखो ध्यान से, चलो सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब देखिए ध्यान से, जो मानसून है ना, इस मानसून में आप देखेंगे बहुत सारी थियरियां हैं, यानी बहुत सारी थियरी हैं, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शनल में हम अलग अलग थियरी पढ़ते हैं,
जैसे आप देखो, एक है थर्मल कॉन्सेप्ट, ये हैली के द्वारा है, प्रोफेसर हैली ने दिया था इसको। इसी प्रकार से एक डायनेमिक थ्योरी है ना, फॉन महोदय ने दिया था, ये सिद्धांत फॉन ने दिया था, तो डायनेमिक थ्योरी होगा। एक है ITCZ थ्योरी या ट्रॉपिकल एयर मास कन्वर्जन थ्योरी जिसको कहते हैं। अब इस सिद्धांत को आप देखेंगे 1960 के आसपास करीब ये प्रतिपादित हुआ था, और हमारे यहाँ जो भारत के कृष्णमूर्ति, रामास्वामी, अनंत कृष्णन जैसे विद्वान जो थे, उन्होंने इसका समर्थन कर दिया था। इसी प्रकार से आप देखोगे मोन्टेक्स थ्योरी है ना, कौन सी थ्योरी है? मोन्टेक्स थ्योरी है। एक थ्योरी है संश्लेषित सिद्धांत है, जिसको बोलते हैं सिंथेटिकल थ्योरी। तो बहुत सारे सिद्धांत इस पर दिए गए हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को क्या करना है? GS की दृष्टि से पढ़ना है, इसीलिए हमें सिद्धांतों को नहीं पढ़ना है। हमने क्या किया है? हमने सभी सिद्धांतों को आपस में मिला दिया, और सभी सिद्धांतों को आपस में मिला करके जब आप पढ़ोगे तो एक GS में जो निकल करके आएगा वही आपको देखना है। तो एक है जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल स्टीलीज बोलते हैं उसको, और वर्तमान में यही सबसे ज़्यादा मान्य है। इसी को आपको समझना है। अमित कुमार गुप्ता, कितनी बार रिपीट कर दें यार, दोबारा वीडियो देख लेना। इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ फिर भी आप लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ देते हो, कर देते हो। ये पूछो कि क्या समझ में नहीं आया है। रिपीट करने का मतलब कि जितना हमने शुरू से पढ़ाया सब पूरा पढ़ाएं फिर से आपको, मतलब अब तक जो पढ़ाया सब बेकार हो गया। पूरा रिपीट करने का मतलब हम नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये कहो कि हमको जो समझ में ना आया हो उसको पूछो। पूरा रिपीट कर दिए, रिपीट करने मतलब हम फिर पढ़ाएं 1 घंटा इसको। अजीब है यार। चलो खैर, अब तीसरी बात समझना है। तीसरी बात क्या समझना है? देखो ध्यान से। नहीं बन रहा यार। ये क्या है? ये मेडागास्कर है। ये इक्वेटर है, ये आपका इंडिया है। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? पूरा तिब्बत का प्लेटू है, तिब्बत का पठार है। अब हमने कहा कि सूर्य का क्या हो गया है? उत्तरायण हो गया है, यानी सूर्य उत्तर की ओर चला गया है।
दूर नहीं जाता है, हमें आभास होता है। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। तो उत्तरायण मान लो हो गया। तिब्बत का प्लेटू कंसंट्रेट करिए। तिब्बत का प्लेटू मान लो कि ये आपका तिब्बत का प्लेटू है। मान लो ये तिब्बत का पठार, ये पूरा एरिया तिब्बत का पठार है। एकदम कंसंट्रेट करिएगा, जो आज कंसंट्रेट कर गया उसको अब मानसून का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये तिब्बत का प्लेटू है। तो जब सूर्य का उत्तरायण हुआ तो देखिएगा ध्यान से, ये तिब्बत का पठार बहुत गर्म हो जाए। तिब्बत का पठार क्या होगा? बहुत ही गर्म हो जाएगा। गर्म नहीं, बहुत ही गर्म हो जाएगा। क्या? उसकी सरफेस गर्म होगी। उसकी सरफेस क्या होगी? गर्म होगी। चट्टानी एरिया है ना पूरा, और चट्टानी एरिया है तो उस पर जब सन रेज पड़ेगी तो वो बहुत हीट करेगा, ठीक। और जब बहुत गर्म होगा तो यहाँ पर एक लो प्रेशर का सेंटर डेवलप हो जाएगा। इस तिब्बत के पठार पर एक लो प्रेशर का सेंटर डेवलप होगा। ये मान लो लो प्रेशर का सेंटर डेवलप हो गया। पूरे तिब्बत के पठार पे लो प्रेशर का सेंटर बन गया। तो अब इस लो प्रेशर में क्या होगा? चारों ओर से हवाएं क्या होंगी? आएंगी। ध्यान समझिएगा, चारों ओर से हवाएं इसमें आएंगी। यानी कि एक प्रकार से ये क्या बन रहा है? एक प्रकार से ये साइक्लोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सतह पर। अब सतह गर्म हो गई तो वो उस पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि वो बहुत गर्म हो गया है, एयर ऊपर उठना शुरू कर देगी। गर्म होकर एयर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। हल्की होगी ना तो ऊपर चली जाएगी। अब क्या होगा? जब ऊपर की ओर वायु जाएगी तो नीचे क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। अब तिब्बत के पठार पर लो प्रेशर का क्षेत्र बन रहा है। तो लो प्रेशर है तो जो हवा ऊपर जा रही है, वायु ऊपर जा रही है, उस खाली जगह को भरने के लिए चारों ओर से वायु आएगी। चारों ओर से वायु अब उस तिब्बत के पठार पर आएगी। ध्यान समझिएगा, बिल्कुल साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है सतह पर। तो अब जब आएगी वायु और आ करके क्या होगी? ये ऊपर की ओर उठेगी। अब ये सपोज करो कि ये ऊपर की ओर उठ रही है। ध्यान से देखिएगा। अब ये मान लो ऊपर उठ रही है, ऐसे ऊपर उठा रहे हैं। ऊपर का मतलब ये ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब ये ऊपर, दिखाने के लिए हम बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा? एंटी साइक्लोन बनेगा। अब ये एंटी साइक्लोन बनेगा कहाँ? क्षोभ सीमा के आसपास, ऊपर उठ गया। तो जब ये वायु नीचे से ऊपर जा रही थी, ध्यान दीजिएगा, नीचे से वायु यहाँ पे इकट्ठा होकर के ऊपर गई। ऊपर का मतलब ऐसे मैंने बताया, चीन में नहीं पहुँच जाना है आपको, इसके ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? नीचे अंदर की ओर वायु आ रही है, यहाँ पर एंटी साइक्लोन बन रहा है। तो वायु क्या होगी? अब ये वायु बाहर निकलेगी, लेकिन कैसे? क्लॉकवाइज। ऊपर तो वायु बाहर निकलेगी ना, ध्यान दीजिएगा, ऊपर तो वायु बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक। अब बाहर जाकर के वायु कहीं उतरेगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर ऐसे होगी। तो ये जो क्या है, इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो। मान लो ये मेरी हथेली है, ये तिब्बत का पठार है। अब ये गर्म हो गया। जब गर्म हो गया तो एयर क्या होगी? ऊपर उठेगी ऐसे। अब ऊपर उठेगी तो नीचे क्या बन रहा है? लो प्रेशर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लो प्रेशर बनेगा तो इसमें चारों ओर से हवाएं सतह पर आएंगी, इस सेंटर पर, और यहाँ ऊपर उठ रही है। ऊपर उठ करके क्या होगा? वायु बाहर निकलेगी। ऊपर से क्या होगी? वायु बाहर निकलेगी। बाहर निकलेगी तो वो क्या हो रहा है? एंटी साइक्लोन हो रहा है। बाहर क्यों निकल रही है? अब ध्यान दीजिएगा, यही जो बाहर निकलने वाली एयर है, ऊपर 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 ही ऊपर, ऊपर ऊपर मतलब क्षोभ सीमा के पास, ऊपर ही ऊपर ये क्या होगी? ऐसे चलेगी। तो हर जगह जाएगी, ऐसे सब जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये है ना, ये सब ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ये ऐसे चलेगी, ठीक। तो अब ये क्या होगा? ये जो ऐसे आ रही है, ये
ध्यान दीजिएगा, ये सब ऐसे जो आ रही है ऊपर ही ऊपर, ये कुछ और नहीं है। थोड़ा सा इसको ऐसे कम कर लेते हैं, ज़्यादा उधर नहीं ले जाते, गड़बड़ हो जाए। अब ये ऐसे आई, कहाँ पर आई? मेडागास्कर के पास आई, जो ऊपर से बाहर निकल रही थी। जो नीचे से वायु ऐसे आई, उठी, ऊपर गई, ऊपर से क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। तो ये बाहर ही वाली तो है, ये बाहर वाली ही तो रेस वो हवा की जो झोंका है, ये बाहर वाली ऊपर ऊपर आ रही है, ये ऊपर ऊपर आ रही है। जब ऊपर ऊपर आएगी तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम कह देंगे जेट स्ट्रीम। तो ये कौन सी जेट स्ट्रीम है? ये वास्तव में उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है। ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज बोलते हैं इसको, ठीक है ना? ओके, अब क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा, जो अच्छे से समझे क्लाइमेटोलॉजी को उनके लिए बहुत ही आसान होगा आज। अब ये जो वायु है, जो जेट स्ट्रीम आ रही है, ये जेट स्ट्रीम कैसी है? तिब्बत से ही तो ये वायु उठी है। तो क्या इसमें नमी होगी? क्या इसमें वाटर वेपर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा। जब वाटर वेपर नहीं होगा, ये सूखी हवाएं हैं, आ रही हैं। अच्छा, बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर, यहाँ पर तापमान क्या है? अधिक है, क्योंकि सूर्य तो इसी क्षेत्र में है। तो जब यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ इवापोरेशन भी होगा, और इवापोरेशन होगा, ऊपर से आ रही है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम क्या करेगी? वो भी सूखी है, यानी कि वो वाटर वेपर को क्या कर लेगी? होल्ड कर लेगी। यानी ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से यही जेट स्ट्रीम क्या करेगी? जल को ऑब्जर्व करेगी, वाटर को ऑब्जर्व करेगी, जल को सोख लेगी, और पूरा टैंकर भर करके, मतलब पूरा जल को एकदम पी लेगी। समझ रहे हैं? पर्याप्त आर्द्रता को ग्रहण कर लेगी, और आर्द्रता को ग्रहण करके यहाँ पर उतरेगी मेडागास्कर के पास, क्योंकि यहाँ पर क्या बना है? यहाँ बना हुआ है हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर क्यों बना है? ध्यान दीजिएगा, वास्तव में हो क्या रहा है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूँ, बहुत केयरफुली समझिएगा, कि ये भैया तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। अब तिब्बत के पठार पे क्या बना? लो प्रेशर। तो वायु कहाँ गई? ऊपर गई। तो ऊपर क्या बना? हाई प्रेशर। ठीक, अब हाई प्रेशर से क्या होगा? पवन बाहर निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, यही तो होगा ना, बाहर निकलेगी। और जब बाहर निकलेगी तो जाहिर सी बात है, ये कहाँ जा रही है? मान लो ये लपट एक है, ये लपट है, ये जा रही है कहाँ? मेडागास्कर के पास, मेडागास्कर के पास। और मेडागास्कर के पास ऊपर ही ऊपर जा रही है अभी, मेडागास्कर के पास। तो मेडागास्कर से ये क्या करेगी? मेडागास्कर के पास ये नीचे उतरेगी। ये मान लो क्या है? मेडागास्कर की जलीय सतह है हिंद महासागर में, ठीक है? तो जब ये नीचे उतरेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। यानी वायु जब उतरती है तो हाई प्रेशर, और चढ़ती है तो लो प्रेशर। तो यही तो यहाँ पर हो रहा है। तिब्बत के पठार से गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर हाई प्रेशर बना, तो चल करके कहाँ आ रही है? बाहर, ऊपर ही ऊपर कहाँ आ रही है? मेडागास्कर के पास। यहाँ ऊपर आकर के नीचे उतर गई, और नीचे उतरी तो यहाँ क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, हाई प्रेशर। अब आते हैं पुरानी व्यापारिक पवनों को। सोचिए, पुरानी व्यापारिक पवनों के बारे में आप कल्पना करना है फिर से आपको। तो ये मान लो भैया कि ये पुरानी व्यापारिक पवनें जो चलती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? मान लो ये 15 डिग्री है, तो इस समय जो जेट स्ट्रीम है वो ऊपर है। जेट स्ट्रीम कहाँ है? जेट स्ट्रीम तो यहाँ है ना, ये जेट स्ट्रीम कह रहा हूँ, आईटीसी जेट तो यहाँ पर है, आईटीसी जेट यहाँ पर है। तो अब ऐसे में जो दक्षिण की ट्रेड विंड है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगी? 15 से 15 तक चलेगी। और जो उत्तर की ट्रेड विंड है वो कहाँ जाएगी? 15 से 45 के बीच में। अभी हमने बताया था जब सब पढ़ाया था, क्या? साइक्लोन। अब क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, ये जो ट्रेड विंड दक्षिण की है, इसको चलना है कितना? 30 डिग्री।
तो अब चलो चला दो, ये सतह पर सब चल रही है, ये 15 डिग्री तो चलेगी, अपना एंटी क्लॉकवाइज ट्रेड विंड चलेगी। अब ये सतह पे बता रहा हूँ जलीय क्षेत्र में, अब ये चल रही है सब, ये चल रही है। अब देखो ध्यान से क्या होगा कि जो ये आई थी तिब्बत के पठार से और बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से जो आर्द्रता को ग्रहण किया था, ये भी वायु यहाँ पर उतर गई है। अब ये क्या करेगी, इतना जल को ले लिया है कि अब ये चल नहीं पा रही है, अब चल नहीं पा रही, ताकत नहीं है, पानी इतना पी लिए हैं। तो अब क्या कहेंगे, जो ये ट्रेड विंड चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में, इससे कहीं कि बहन हमको भी लेते चलो अपने साथ। किसने कहा, ये जो हवाएं आई थी तिब्बत से, जो यहाँ उतर गई थी, कहीं हमको भी लेते चलो। कहीं कहाँ जाओगी, कहीं कहीं ले चलो। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, ऐसा देखो मेरे साथ एक बड़ा दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है, कहीं मेरे साथ एक श्राप ये मिला है कि हम दक्षिणी गोलार्ध में तो चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हमको दाईं ओर मुड़ना पड़ता है, हमको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं है, लिए चलो, जहाँ हम आए थे हमको वहीं छोड़ देना, हम भी तो उधर ही से आए थे, उधर से तो आए थे, तो हम जहाँ से आए थे हमको लेते चलो। कहें ठीक है, बैठ जाओ मेरे पीठ पर, मेरे पीठ पर क्या हो जाओ, बैठ जाओ। तो ये जो वायु थी, जो जिसमें नमी पर्याप्त थी, ये सब इसी के साथ क्या हो गई, ये सब मर्ज कर गई, इसी ट्रेड विंड के साथ क्या हो गई, मर्ज कर गई। ट्रेड विंड है ये, मर्ज कर गई। अब मर्ज करके जैसे ही ट्रेड विंड उत्तरी ये विषुवत रेखा को पार करेगी, विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये क्या करती है, राइट की ओर मुड़ती है, दाहिनी ओर मुड़ती है। ठीक है, ये किधर मुड़ेगी, दाहिनी ओर मुड़ेगी। जब दाहिनी ओर मुड़ेगी तो इसके साथ ही जो नमी वाली हवा थी वो भी इसके साथ मर्ज कर गई है, तो इसमें खूब नमी है। अब ये भारत के किधर से आ रहा है, तो साउथ वेस्ट से आ रहा है, तो इसी को हम कहेंगे साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट क्या है, ये मानसून। तो अब यही मानसूनी हवाएं पहुंचेंगी कहां पर, 15 जून को पहुंचेंगी भारत के तट पर, और 15 जून से ये वर्षा कराना शुरू करेंगी। तो 3 कंडीशन हमने बताई 15 मार्च से 15 जून तक, तीनों का आपस में लिंकम है। हमने तीनों को तोड़ दिया, अलग अलग किया। फिर से देख लो एक बार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। पहली कंडीशन, सूर्य का उत्तरायण, साइक्लोनिक कंडीशन बनी, अगर साइक्लोन बना तो वर्षा होगी। दूसरा क्या है, लू चला, लोकल पानी को सोख लिया, संवहनीय वर्षा हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या हुआ, तिब्बत का पठार गर्म हुआ, वहाँ से वायु उठ करके, वहाँ से वायु उठ करके जेट स्ट्रीम के रूप में, है ना, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम बन करके मेडागास्कर के पास उतरी, नमी को ले लिया था। अब ये व्यापारिक पवन के साथ मर्ज कर गई। यही व्यापारिक पवन घूम करके भारत की ओर जाएगी, और भारत में बना हुआ है क्या, लो प्रेशर। ये लो प्रेशर तो है ये सब, तो इधर की ओर जाएगी। अब 15 जून से क्या शुरू हो जाएगा, 15 जून से शुरू हो जाएगा भारत में मानसून का समय। दिल से बताओ क्या समझा आपने, समझ में आया कुछ। 2 मिनट का रेस्ट करते हैं, बैठ के आपसे बात करते हैं। ओह माय गॉड, आज तो कंटिन्यू बोल दिया। कुछ मजा आया, अब इसी को ऑप्शनल में अगर पढ़ाना होता तो एक एक थियोरी को लिखवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें अलग से पूछता है कि हैली का सिद्धांत बताओ, तो उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है। मज़ा आ गया, तो मज़ा आया तो फिर आप लोग ऐसा करिए कि एक बार फटाक से इसको लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने शेयर नहीं किया उसको शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और अच्छा नहीं लगा तो बिल्कुल शेयर मत करिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो इतना तो फ़र्ज निभा ही दीजिए, नहीं तो फिर क्या होंगे, एहसान फरामोश कहे जाएंगे। और ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में सफल नहीं होते, जो अपना काम निकाल लेते हैं, निकल जाते हैं।
प्रभाकर टफ नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। ऑप्शनल में तो बिना लिखाए एक एक पैराग्राफ लिखा करके तब समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जीएस में तो ठीक है, चल जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, उस लेवल पर भी अगर उस लेवल पे मानसून को हम पढ़ा दें ऑप्शनल के लेवल पर, तो मेरा दावा है कि जो आपके ये मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होता है, मौसम विज्ञान विभाग, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप खुद ही भविष्यवाणी कर लेंगे उनके जैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल में हालत क्यों ख़राब होगी, बहुत आराम आराम से करा देंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन आ गया, स्वागत करिए अब इसका। यही कभी कभी देखिए, ये सब जब हम जब जब प्रेडिक्शन होता है, यही सब होता है। जैसे ये जलधारा है, अब मान लिया कि तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, बहुत गर्म हो गया, तो ये जो बाहर निकल रही है लपट, ये लपट भी बहुत एक्टिव आती है। तो कभी कभी लपट ये ऐसे घूम जाती है, ये हिमालय वही तराई वाली बेल्ट से निकल जाती है लपट, ऐसे निकल जाती है लपट, यहाँ आ ही नहीं पाती है, मानसून ब्रेक हो जाता है, मानसून वर्षा ही नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो तो प्रेडिक्शन जब पढ़ा जाता है तो उसमें बताया जाता है सब। चलो बढ़ा जाए आगे क्या। 15 जून से 15 सितंबर तक का मानसून का काल होता है, अब उसी को हमें देखना है। बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट फेज। पंद्रह जून से 15 सितंबर, तो मानसून का आगमन हो गया। ठीक, अब समझो एक एक बात। मानसून जो होता है साउथ वेस्ट, इसको लिख दें साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून की दो शाखाएं होती हैं, प्रमुखता दो शाखाएं, देखो ध्यान से। एक है अरेबियन सी, ब्रांच, एक है बंगाल बे ब्रांच, अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा। इसकी जो अरेबियन सी ब्रांच है, इसकी 3 सब ब्रांचेस हैं। अब 3 सब ब्रांचेस कौन सा है? एक है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट सब ब्रांच, ठीक है। एक है नर्मदा
तापी सब ब्रांच, एक है गुजरात कोस्टल सब ब्रांच। 3 उपशाखा इसकी बनेंगी और बंगाल बे की 2 उपशाखा है। पहला है ईस्टर्न कोस्टल सब ब्रांच, एक है पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट सब ब्रांच। ये 5 शाखाएं हैं। बंगाल की खाड़ी की 2 शाखा हैं, 2 उपशाखा हैं, और अरेबियन शाखा जो है उसकी 3 उपशाखा है। पश्चिमी घाट उपशाखा, नर्मदा तापी उपशाखा, गुजरात तटीय उपशाखा, है ना। ये पूर्वी तटीय उपशाखा और पूर्वोत्तर या उत्तर पूर्वी उपशाखा, इतनी शाखाएं हैं। नोट करो। ओके, नोटेड। इधर ही बना लेते हैं, इसको बना रहने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्या है, अरेबियन ब्रांच है ये, और यहाँ से एक ब्रांच हम निकाल लेते हैं तमिलनाडु के पैरेलल। इसको कहते हैं बंगाल बे ब्रांच, BBB। अब देखो कैसे कैसे भारत में वर्षा होती है, एक एक ब्रांच को हम डिफाइन करेंगे। एक एक ब्रांच को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी ऐसे, इसके कोस्टल रीजन को हिट करेगी, और इधर आपको मिलेगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट से टकरा करके इसे देखो, ये मान लो अरब सागर है और ये आपका पश्चिमी घाट इस तरह से है, ठीक। अब इधर से ये पवन आ रही है मानसूनी, इससे टकरा करके क्या होगी, ये ऊपर की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी, ऐसे ऊपर की ओर जाएगी और बादल बना करके पर्वतीय वर्षा करेगी कि नहीं करेगी। तो मालाबार क्षेत्र में भयंकर वर्षा करती हुई ये पवन आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और यही कारण है कि इधर वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाता है। पश्चिमी घाट है, इधर थोड़ा सा वृष्टि छाया क्षेत्र मिलेगा, यानी इधर तो वर्षा बहुत तीव्र होगी, लेकिन इसके जस्ट बाद इधर वर्षा कम हो जाएगी, होगी लेकिन कम होगी। क्यों होगी, अगर यहाँ पर दर्रा नहीं होता, कौन सा, सनकोट्टा नहीं होता, पालघाट नहीं होता, तो ये ब्रांच अंदर नहीं जाती, तो फिर इसी तटीय क्षेत्र में ही भारी वर्षा करके हो सकता है कि आगे बहुत नाम मात्र की वर्षा होती। लेकिन
अब यहाँ पर क्या हमने बताया कि ये भैया क्या है, वेस्टर्न घाट उपशाखा है, ये वेस्टर्न घाट सब ब्रांच है ये, और ये पश्चिमी घाट से टकराने के बाद बहुत तेज़ी से वर्षा करती है और फिर दर्रों से, पासेस से भारत के आंतरिक भाग में प्रवेश करती है और ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ती है। दूसरी देखो यहाँ पर एक घाटी है तापी और ये है नर्मदा। नर्मदा तापी घाटी है तो जाहिर सी बात है दर्रा ही है, तो यहाँ से एक ब्रांच एंटर करेगी, यहाँ से एक ब्रांच एंटर करेगी और छोटा नागपुर पठार तक जाएगी, क्योंकि ये कौन सा पठार है, ये छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार तक ये वर्षा करती हुई आगे बढ़ेगी। कौन सी, ये है नर्मदा तापी सब ब्रांच, ये है, ठीक है। तीसरी क्या है, तीसरी एक है गुजरात के तट से यहाँ से एंटर करेगी और ये पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में जो ये बना हुआ है लो प्रेशर, ये लो प्रेशर से यहाँ बना हुआ है ना, तो चट्टानी देखो यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, ये सब लो प्रेशर हो ही जाएगा, ये यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, तो यहाँ से एक शाखा वर्षा करती हुई आगे बढ़ेगी। इसको कहते हैं गुजरात कोस्टल सब ब्रांच। ये 3 उपशाखा इधर से प्रवेश करेगी। समझ में आ रहा है? तो अब आप बताइए, ये तो हो गया इधर से, अब इधर से क्या होगा, देखो ध्यान से। बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है इसकी 2 ब्रांचेस बनेगी। एक तो यहाँ से मुड़ेगी, क्यों मुड़ेगी, इसलिए मुड़ेगी क्योंकि लो प्रेशर तो अंदर है, तो ये हवा अंदर की ओर मुड़ेगी। और इधर देखो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी ऐसे वर्षा करती हुई ये भी पंजाब हरियाणा में विकसित जो लो प्रेशर है उसी ओर बढ़ेगी एक ये ब्रांच। बात समझ में आ रही है ना? ये देखो एक ब्रांच इधर बढ़ेगी। अब इस ब्रांच को क्या नाम देंगे हम, इसको देंगे ईस्टर्न कोस्टल सब ब्रांच। और एक सब ब्रांच यहाँ से घुसेगी अंदर पूर्वोत्तर में, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर ये है भैया मेघालय का पठार, ये क्या है, मेघालय का पठार, देखो ध्यान से, ये मेघालय का पठार है। एक ब्रांच यहाँ से बहुत जोरदार वर्षा करती हुई आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, देखो ना, रेंगमा है, मिजोरम है, मणिपुर रेंज है ना, ये सब इसी में पहाड़ियाँ हैं, इनसे टकरा टकरा के बहुत तेज़ी से वर्षा करेगी। अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये देखो, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं सिंटैक्सियल बेंड। क्या कहते हैं इसको, सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं, कीप नुमा मोड़। अब जब इधर हवा जाएगी तो बहुत दूर तक तो गई नहीं मानसूनी हवाएं, अभी इसके पास नमी बहुत है, थोड़ा ही एरिया तो अंदर चला है, तो ये सिंटैक्सियल बेंड है। नामचा बरवा यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ क्या खड़ा है, नामचा बरवा। तो मैपिंग तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमने कहा था कि मैपिंग मैं करवा रहा हूँ किसान IAS चैनल पर, आप ही के लिए करवा रहा था। पूरी इंडिया की मैपिंग कराई है, लेकिन उसको करोगे नहीं करोगे तो हम यहाँ तो कराने वाले हैं नहीं, इतना टाइम तो है नहीं। जब फ्री में ही हो रहा है वहाँ पर तो आपने किया नहीं, अब आप जानो, आपका काम जाने। तो अब नामचा बरवा कहाँ है, हम नहीं जानते कहाँ है, हमने कह दिया यहाँ पर नामचा बरवा है। अब नामचा बरवा हिमालय का हिस्सा है, वो तो ऊंचा खड़ा हुआ है, मान लो ये ऊंचा खड़ा हुआ है, ऐसे या ऐसे खड़ा हुआ है, तो हवाएं बहुत तेज़ी से अंदर की ओर जा रही हैं, तो इसको पार नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इसी में फंस करके ऐसे मुड़ जाएंगे, फिर ये ऐसे जा करके वायु ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि इसमें जाने के बाद ये फिर ऐसे मुड़ेगी, इसी में ऐसे फिर मुड़ेगी, और इसी के साथ मिल करके फिर ये यूपी बिहार और इस क्षेत्र में वर्षा करती हुई पहुंच जाएगी पंजाब हरियाणा की ओर। और इसी कारण से इस मेघालय वाले क्षेत्र में इधर से भी तो इस क्षेत्र में बहुत वर्षा होती है, इस क्षेत्र में वर्षा होती है बहुत ज़्यादा। तो इसी क्षेत्र में तो आपको मिलेगा क्या, चेरापूंजी, मौसिनराम, चेरापूंजी और मौसिनराम मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो ध्यान से आप समझो, इसमें 2 एरिया रह गया,
क्या रह गया? एक तो भैया ये तमिलनाडु का एरिया पूरा रह गया, इसके पैरेलल निकल गई हवा, ये बेचारा रह गया। इस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई दक्षिण पश्चिम मानसून से। यहाँ पर थार का डेजर्ट तो है ही है, क्योंकि अरावली यहाँ क्या है, पैरेलल है। अरावली पैरेलल है, फंसी नहीं वायु, आगे बढ़ गई वर्षा करती हुई। इस क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र भी रह गया। बाकी पूरे क्षेत्र में लगभग क्या हो रही है, कम ज़्यादा वर्षा हो रही है। लेकिन आपको समझना क्या है कि अगर हम अरेबियन शाखा की बात करें, किसकी बात करें, अरेबियन शाखा की बात करें, तो इस अरेबियन शाखा से भारत में अरेबियन शाखा से क्या हो गया यार, अरेबियन शाखा से भारत में अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं, तो क्या होगा, वर्षा घटेगी कि नहीं घटेगी? और वर्षा क्यों घटेगी? वर्षा इसलिए घटेगी कि जैसे जैसे हवाएं अंदर बढ़ेंगी, इनमें आर्द्रता कम होती जाएगी, ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी, और ह्यूमिडिटी कम होती जाएगी तो वर्षा घटेगी। यानी कि अरेबियन शाखा से भारत में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। वहीं पर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें और इसमें हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं, तो क्या होगा, वर्षा की मात्रा घटेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर हवाएं जा रही हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होगा, आर्द्रता में कमी आएगी, और आर्द्रता में कमी आएगी तो वर्षा में कमी आएगी। ठीक है, तो बंगाल खाड़ी की शाखा से भारत में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा में कमी आती है, और ये पूरी घटना चलती रहती है कब तक, 15 सितंबर तक। यानी 15 जून से आता है और 15 सितंबर तक ये कहानी चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा भारत में वर्षा। कितने लोग समझा? समझ में आया? समझ में आया है तो जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। और एक बार फिर से लाइक करिए इसको। पंद्रह जून से 15 सितंबर, यानी 15 मार्च से 15 जून तक का एक सेगमेंट हो गया, और फिर 15 जून से 15 सितंबर तक का एक फेज़ हो गया। अब तीसरा फेज़ है, जो थर्ड फेज़ है, उस थर्ड फेज़ को आपको देखना है। वो चलेगा 15 सितंबर से, यानी 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर तक, और फिर 15 दिसंबर से 15 मार्च तक।
आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ओके, पंद्रह सितंबर से 15 दिसंबर तक अब क्या होगा, कल्पना कर लो। कल कितनी भयंकर बारिश हुई कि नहीं हुई? पूरे प्रदेश में भयंकर वर्षा हुई। लखनऊ की स्थिति क्या थी? नाव चलने लगी थी यहाँ पे। तो आप सोच लो, लौटता मानसून कितना खतरनाक हो गया था। मानसून तो लौट ही रहा है ना। अब देखो क्या होगा। फिर से इंडिया बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, सूर्य 15 सितंबर के आसपास आते आते क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो सूर्य यहाँ था, हम देवता फिर कहाँ आ जाएंगे? इक्वेटर पर आएंगे कि नहीं आएंगे? याद करो 21 सितंबर, हैं? कहाँ जाएंगे? फिर से यहीं आ जाएंगे, विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर यानी सूर्य का क्या हो गया? दक्षिणायन हो गया। और दक्षिणायन हो जाने पर भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में क्या होगा? तो भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में कमी आना शुरू हो जाएगा। और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में तापमान में कमी आ जाएगा। अगर हम कहें यहाँ पर ताप में कमी आ गई, तो ताप में कमी आने से प्रेशर में भी क्या कम होगा? वृद्धि हो जाएगा। यानी जैसे जैसे स्थल ठंडा होता है, वैसे वैसे हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप होगा? हाई प्रेशर डेवलप हो गया। और जब हाई प्रेशर डेवलप हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्थल ठंडा हो रहा है, तो जल इसकी तुलना में क्या होगा? गर्म होगा। जल इसकी तुलना में गर्म होगा। यानी जलीय क्षेत्र में क्या बना है? लो प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ हाई है तो इधर लो है, हवाएं लौटना शुरू कर देंगी। यानी जो मानसूनी हवाएं अंदर गई थी, वो सब क्या होंगी? बाहर की ओर जाना शुरू कर देंगी। ये सब लौटना शुरू कर देंगी। ऐसे सब लौट रही हैं। लेकिन यहाँ समझना क्या है, हमें इन हवाओं से कोई लेना देना नहीं है। ये आई थी, सूखी हवा लौट गई, हमसे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है इन हवाओं से। इधर से एक शाखा बनाते हैं और इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं इनका। मतलब आप इतना केवल समझिएगा कि हाँ, हवाएं बाहर निकल रही हैं, चारों ओर निकलेंगी, ऐसा नहीं है। इधर इधर चल पाएंगे, उधर उधर निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये हाई प्रेशर है, तो हमें एक शाखा बनानी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब यहाँ से मान लो कि ये मानसूनी हवाएं हैं और ये लौट रही हैं, क्योंकि ये मानसून के बारे में कहा जाता है कि मानसून एक आवर्ती पवन होता है, जिसकी दिशा में ऋतु के अनुसार क्या होता है? बदलाव होता है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? आना और जाना। जो आएगा वो जाएगा। ये मेहमान की तरह होती हैं, आती हैं और फिर क्या करती हैं? ये चली जाती हैं। तो ऋतु के हिसाब से बदलाव का मतलब है कि ग्रीष्म काल में इनकी दिशा जल से स्थल की ओर होती है और शीतकाल में इनकी दिशा स्थल से जल की ओर होती है। ठीक है,
तो अब इधर से ये लौटना शुरू कर दी, ये हवाएं लौट रही हैं सब, लेकिन जैसे ही बंगाल की खाड़ी में आएंगी अपनी ये क्या करेंगी, कोरियालिस प्रभाव के कारण ये ऐसे मुड़ेंगी, अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगी ना, दाहिनी ओर मुड़ती जाएंगी। देखो ऐसे व्यापारिक पवन जैसे चलती है वैसे तो आएगा ना उसके साथ, ये देखो ध्यान से, ये ऐसे लौटती हुई आएंगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, यहाँ पर क्या होगा, अब ये इनको हवाओं को लौटने दीजिए, इनको लौटने दीजिए। 15 दिसंबर के बाद इस पर बात करेंगे हम। कब बात करेंगे? 15 दिसंबर। इनको भूलना नहीं है, इसको याद रखना है कि ये हवाएं लौट रही हैं, लेकिन अब इस पर हम बात करेंगे कब? 15 दिसंबर के बाद। ओके, इस बीच में क्या होगा, यानी 15 सितंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में क्या हो सकता है? तो यहाँ पर एक साइक्लोन बनने की कंडीशन फिर बन जाती है। हुदहुद का नाम सुना होगा आपने। हुदहुद साइक्लोन जो बना था वो जाड़े में बन गया था, अक्टूबर नवंबर में बना था। तो ये अक्टूबर नवंबर में कैसे बन सकता है? अक्टूबर नवंबर में कैसे बन सकता है? क्योंकि साइक्लोन तो आपने पढ़ा कि गर्मी में बनता है, गर्म जलीय फतह होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा होता है, देखिए कैसे होता है। देखिए ये जो साइक्लोन है ये कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। डिफरेंट टाइप का कैसे होता है? बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा बहुत ज़्यादा अभी ठंडा नहीं है, क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य है ना। तो क्या ये हिस्सा अब ठंडा हो जाएगा? नहीं, ये हिस्सा गर्म है। इस एरिया में क्या है? गर्म हवाएं हैं। और क्या होगा कि जो व्यापारिक पवनें ऊपर चल रही थी, कहाँ? 45 से लेकर के 15 तक, जो ऊपर चली गई थी ना, शिफ्ट कर गई थी 15 डिग्री उत्तरी गोलार्ध वाली व्यापारिक पवनें, अब वो दक्षिण की ओर आ रही हैं। जब वो दक्षिण की ओर आ रही हैं और इस एरिया में गर्म हवा है, तो इन दोनों में टकराहट होती है गर्म और ठंडी हवाओं में, जिसके कारण यहाँ पर साइक्लोन बन जाता है कभी कभी शीतकाल में। तो उसको भी लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवात कह देते हैं, लेकिन वो वास्तव में उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता नहीं है। तो कभी कभार ऐसा होता है और जनरली ये होता नहीं है। तो कभी कभी अगर बनता है तो आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में अगर साइक्लोन बनता है तो चक्रवातीय वर्षा हो सकती है, साइक्लोनिक रेन होगी यहाँ पर। ठीक, साइक्लोनिक रेन यहाँ हो सकती है। ये कहानी आपकी 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य में रहेगी। ठीक, एक चीज और समझिएगा, कभी कभी क्या होता है, यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी बनेगा। कहाँ? क्योंकि दक्षिण में तो बन सकता है ना। कैसे बनेगा? जैसे देखो, जैसे उत्तर में बना था, ऐसे ही हमने कहा कि मान लो कि 15 सितंबर के बाद या दिसंबर तक के पहले, दिसंबर के पहले तक जो ये ITCZ है, ये ITCZ कहाँ चला जाएगा? ये ITCZ अब दक्षिण की ओर जाएगा। कहाँ की ओर जाएगा? दक्षिण की ओर मूव कर जाएगा। ये मान लो ITCZ यहाँ पर आ गया, तो हाईएस्ट टेम्परेचर तो यहाँ पर है। तो अब जरा देखो, व्यापारिक पवन जो अब होगी उत्तरी गोलार्ध की, वो क्या होगी? 15 डिग्री चलेगी, ये ऐसे, ध्यान समझिएगा, ये 15 डिग्री चलेगी ऐसे, और फिर ये क्या होगी? 15 डिग्री चलेगी ऐसे। अब इसके साथ तो यही होगा, दुर्भाग्य जो लिखा हुआ है किस्मत में, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो इधर चलेगी, अब नीचे से चलेगी पवन, के लिए चलेगी नीचे से, ये इधर से पवन आ रही है, ये टकरा गई, तो यहाँ साइक्लोन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में साइक्लोन बनेगा। जैसे आपने देखा था अप्रैल मई में बना था उत्तरी गोलार्ध में, ऐसे दक्षिणी गोलार्ध में कब बनेगा? दिसंबर में बन सकता है, नवंबर में, अक्टूबर में बनेगा। तो ये साइक्लोन जो बनेगा, ये साइक्लोन भी कभी कभी विषुवत रेखा को पार करके भारत की ओर पहुंच जाता है। तो बंगाल की खाड़ी में बन गया, ये तो हिंद महासागर पूरा बहुत बड़ा सा है ना, तो ये भी कभी कभी साइक्लोन इसमें बन जाता है और ये भी प्रभावित करने लगता है। तो इस क्षेत्र में अगर हम कहें 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य में कोस्टल एरिया में वर्षा होती है। अब अपवादिक बात मत करिएगा, क्योंकि कल तो सर कहेंगे नहीं कल तो बारिश हो गई सर भयंकर पूरे प्रदेश में, वो अलग चीज़ है। उसमें अभी नमी है, अभी मानसूनी हवाएं गई नहीं पूरी तरह से, उसमें नमी थी और हो गई वर्षा, तापमान बढ़ा, लो प्रेशर बन गया, जो नमी थी अंदर से और खींच करके वर्षा करा दिया। तो अब यहाँ पर ये साइक्लोन बन गया तो ये वर्षा करा सकता है।
कुल मिलाकर के 15 सितंबर से 15 दिसंबर के मध्य में कोस्टल एरिया में साइक्लोनिक वर्षा की संभावना रहती है, वो भी कभी कभार, कभी हुई कभी नहीं हुई, ये होगा। लेकिन अब देखो, और ये मानसूनी पवनें लौट रही हैं, अभी इनको लौटने दीजिए, अब इनका काम देखिए अब क्या शुरू होगा। अब इनका काम क्या शुरू होगा, देखो अब मान लो कि हम आ जाएंगे 15 दिसंबर से 15 मार्च तक पुनः आते हैं, ठीक है। ये 15 दिसंबर से 15 मार्च चलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा बारीकी समझना पड़ेगा। एक जेट स्ट्रीम होता है, जेट स्ट्रीम हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए थोड़ा सा, जेट स्ट्रीम क्या है। जेट स्ट्रीम वास्तव में एक गर्म वायु का झोंका कह सकते हैं उसको, एक वेव की तरह सर्पण करती हुई पट्टियां चलती हैं क्षोभ सीमा के पास। अब ये कहाँ से आ गया, देखो ध्यान से, समझने के लिए समझाता हूँ आपको, समझो। जैसे हमने आपको प्रेशर की बेल्ट बताया था ना, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, बताया था ना। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहाँ से हमने कहा था वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जा कर के ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ये वायु नीचे आएगी, ये नीचे आएगी, ये इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये इधर भी जाएगी, ये इधर भी जाएगी। 90 डिग्री पे वायु का अवरोहण हो रहा था, ठंडी वायु नीचे उतर रही थी, ये इधर आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे भी कर लीजिए, ये इधर आएगी। तो ये पवन कैसी है, गर्म है, ये कैसी है, ठंडी है, दोनों का मिलन हुआ तो वायु कर्तन होता है। वायु कर्तन का मतलब क्या होता है कि जब गर्म और ठंडी वायु आपस में मिलती है, तो इसको पूरा कर लीजिए, यहाँ से वायु ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये इधर आएगी और ये इधर आएगी, इधर से भी ऊपर कर लीजिए, इधर जाएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। यही तो बनाया था हमने, क्या, हडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, 3 कोशिका थी। उष्णकटिबंध विषुवत रेखीय निम्न दाब, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, ध्रुवीय उच्च वायुदाब, ये सब आपने बताया, हमने बताया आपको वहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 जगह पर देखो ध्यान से, एक तो यहाँ पर ये हमने कहा गर्म वायु है और ये ठंडी है, ये ठंडी है, ये आ रही है ऐसे, और ये वाताग्र बन गया। तो ये वाताग्र के शीर्ष पर क्या होगा, एक जेट स्ट्रीम चलने लगेगी। क्यों, ये गर्म और ठंडी वायु जब टकराती है तो इसमें से ऊर्जा निकलती है, क्या निकलती है, एनर्जी निकलेगी, ऊष्मा का निष्कासन होगा। और देखिए ध्यान से, 30 डिग्री पे कुछ हो रहा है, देखो 30 डिग्री पे वायु इधर से आ रही है। अब ये देखो, ये क्षोभ सीमा ही तो है, ये क्षोभ सीमा पूरी है, ये क्षोभ सीमा है। तो अगर यहाँ पर दोनों वायु टकरा रही हैं, देखो 30 डिग्री के ऊपर देखो क्षोभ सीमा पर दोनों हवाएं टकरा रही हैं, तो भले ही हम कहें गर्म हैं, लेकिन अगर हम तापमान फिर भी देखें तो इसका तापमान और इसका तापमान में अंतर होगा, दोनों एक तापमान के नहीं होंगे, इसमें भी तापमान अंतर होगा। तो ये दोनों टकराएंगे तो कर्तन होगा, इसमें से भी क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, यानी इसमें से भी ऊष्मा का निष्कासन होगा। तो ये जो एनर्जी निकलती है, यही क्या होती है, जेट के रूप में चलने लगती है। तो इसको कहते हैं, 30 वाले को कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्लीज बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं उपध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, उपध्रुवीय सब पोलर फ्रंटल जेट स्ट्रीम। 2 जेट स्ट्रीम होती हैं। हमें मतलब किससे होना चाहिए, 30 वाले से। तो 30 डिग्री पर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये मान लो ग्लोब है, मान के लो ग्लोब है ही है, ये देखो। अब ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पर मानो ये कर्क रेखा तो यहीं से है ना, तो 30 डिग्री ये मान लो यूरोप। तो 30 डिग्री क्या भारत से भी गुजरेगी, बिल्कुल गुजरेगी, ये 30 डिग्री है। अब इस 30 डिग्री के शीर्ष पर देखो, यानी क्षोभ सीमा पर देखो, ये ऐसे एक गर्म पट्टी चलती है विसर्पित करती हुई। क्या चलती है, विसर्पित करती हुई। जैसे ये मान लो हमने कहा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर एक विसर्पित करती हुई ऐसे पट्टी चलेगी। कहाँ पर, क्षोभ सीमा पर, क्षोभ सीमा के पास ये पट्टी चलती रहेगी गर्म वायु, यानी कि जेट की तरह स्ट्रीम चलती है, बहुत गर्म होती है और बहुत तेजी से चलती है। अब देखो ध्यान से,
ये जेट स्ट्रीम कहाँ पर बन रही है? 30 पर। लेकिन हम अगर कहें सूर्य का उत्तरायण हुआ तो 15 डिग्री आगे जाएगी, यानी कहाँ जाएगी? ये 45 पर चली जाएगी, जेट स्ट्रीम भी खिसक जाएगी उत्तर की ओर। और अगर हम कहें दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन होगा तो जेट स्ट्रीम कहाँ जाएगी? 15 पर आ जाएगी जेट स्ट्रीम। तो ये जेट स्ट्रीम भी पेटियों के उत्तर जाने दक्षिण जाने से खिसकती रहती है। तो अगर हम आपसे कहें कि जो ये उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, क्या इसका संबंध भारत से है? आप कहेंगे बिल्कुल भारत से है। देखो कैसे है, देखो। अब ये कहानी हम बता रहे हैं आपको 15 दिसंबर की बात की। जैसे मान लो ये भारत हमने बना दिया, यहां पर ये बना दिया, छोटा सा बनाएंगे। अरे यार इतना छोटा मत बनो यार। आज मैप अच्छा नहीं बन रहा। चलो आप लोग समझ लो, हंसना मत यार। अब देखो, अगर हम कहें कि ये भैया 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है और जेट स्ट्रीम यहीं पर चल रही थी, लेकिन जब सूर्य का उत्तरायण हुआ होगा, जब तिब्बत गर्म हो रहा था, तो ये जेट स्ट्रीम कहाँ चली गई होगी? चीन में, हिमालय पार 45 डिग्री पर चली गई। तो उस समय तो कोई जेट स्ट्रीम थी नहीं। लेकिन अब सूर्य का दक्षिणायन हो गया है, दिसंबर का महीना आ गया। दिसंबर का महीने में सूर्य कहाँ चला जाएगा? सूर्य की किरणें लंबवत हो जाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, मकर रेखा पर लंबवत हो जाएगी। और मकर रेखा पर लंबवत हो जाएगी तो जेट स्ट्रीम पुनः आ जाएगी कहाँ पर? पुनः जेट स्ट्रीम आ जाएगी ऐसे 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 मत करिएगा इसको हम ऐसे ऐसे जो बनाया ऐसे ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे चलती है भारत के ऊपर, ऐसे ऐसे। बात समझ रहे हैं ना? इसके ऊपर ऐसे चलती है ऐसे ऐसे। कहाँ पर? क्षोभ सीमा के पास। तो इसको हम क्या कह देंगे? जो कहो कह दे। ये जेट स्ट्रीम है। क्यों? कौन सी जेट स्ट्रीम है? ये जेट स्ट्रीम है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम। अब याद करो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, क्या याद करोगे? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। मान लो ये यूरोप का हिस्सा है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश है। और भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में कौन सी वर्षा हो रही थी? कौन सी वर्षा हो रही थी? वाताग्री वर्षा हो रही थी। कब? शीतकाल में। तो शीतकाल तो आ गया, वाताग्री वर्षा हो रही है। इसको ऐसे बनाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे चल रही जेट स्ट्रीम। तो अब यूरोप में अगर हो रही है वाताग्री वर्षा, यानी साइक्लोन बना है, पछुआ पवन और ठंडी पवन आपस में मिल करके वर्षा करा रही हैं, ताबड़तोड़ भयंकर वर्षा हो रही है। यानी यूरोपियन क्षेत्र में क्या है? आर्द्रता खूब है, वायुमंडल बादल बने हुए हैं। अब ये जेट स्ट्रीम चल रही है कहाँ से कहाँ? तो ये जेट स्ट्रीम चल रही है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जेट स्ट्रीम गर्म हवा का झोंका ही तो है, वेव की तरह चल रही है। तो जो यहाँ बादल बने हैं, ये सब नमी ही तो है। इन्हीं बादलों को खींच करके जेट स्ट्रीम इधर की ओर बढ़ने लगती है। जेट स्ट्रीम इधर की ओर बढ़ेगी ले करके नमी को, और ले करके नमी को ये पूरा जो जो ये मध्य एशिया नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पश्चिम एशिया, ठीक है ना? पश्चिम एशिया। तो अब इस मिडिल ईस्ट या मध्य पश्चिम एशिया वाले क्षेत्र में, या पूरा यूरोप से लगा हुआ जो एरिया इधर से है पूरा इस रेंज में, उस पूरे एरिया में वर्षा करती हुई ये जेट स्ट्रीम आर्द्रता को खींच करके भारत की ओर ले करके आएगी। और भारत की ओर खींच के लेकर के आएगी तो इस रीजन में क्या होने लगेगी? वर्षा होने लगेगी। कहाँ पर? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिमोत्तर मतलब
नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में वर्षा होने लगी। कौन सी? वाताग्री वर्षा। अब ये बताओ, इसी को हम भारत में जो पढ़ते हैं किताबों में पश्चिमी विक्षोभ, तो विक्षोभ का मतलब यही जेट स्ट्रीम, यही विक्षोभ ही तो उत्पन्न हो रहा है, डिस्टर्बेंस ही तो है, टर्बुलेंस। विक्षोभ की अंग्रेजी होती है टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस क्या है? यही टर्बुलेंस है। जेट जो है यही टर्बुलेंस उत्पन्न कर रहा है और इस एरिया में यूरोप से नमी को खींच करके लाएगा और पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा कर देगा। तो भारत में जाड़े में वर्षा एक जगह तो आपको ढूंढा हमने, कहा पश्चिमोत्तर भारत में, पंजाब का क्षेत्र, राजस्थान का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में वर्षा होगी। कभी कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कभी कभी तो पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। जाड़े में वर्षा खूब होती है, भयंकर की नहीं होती है? लास्ट ईयर खूब हुई कि नहीं हुई? तो ये सब क्या था? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होने लगती है कि बहुत ज़्यादा जब नमी आ जाती है तो यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा खूब होती है। ठीक है, तो शीतकाल में एक वर्षा आपने देखा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। अरे यार ये क्या हो गया भाई? चलो समझ तो गए ही, तो मिट गया, कोई बात नहीं, आ रही सकता है, हो गया। इस तरह से ये क्या हो गया? पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा वर्षा हुई। कहाँ? पश्चिमोत्तर भारत में। अब यहाँ पर एक वर्षा जाड़े में सीखा हमने पश्चिमी विक्षोभ से। अब दूसरी देखो, अब इस पवन का काम देखो, जो ये लौट रही थी पवन, अब क्या होगा? जो ये लौटती पवन है ये बंगाल की खाड़ी से थोड़ा बहुत आर्द्रता को क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। क्यों ग्रहण कर लेते हैं? क्योंकि भारत से ही तो आई थी ये, तो ये ठंड, ये इनमें नमी खत्म हो गई थी, सब बरस के ही तो आई थी सूखी हवाएं। और बंगाल के खाड़ी में तापमान बहुत कम नहीं होता है, तापमान रहता है, इस कारण से ये थोड़ी सी गर्म हो जाएंगी और यहाँ से आर्द्रता ग्रहण कर लेंगी। तब इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून। और ये जो पवन लौटना शुरू कर दी थी इसी को कहते हैं मानसून का निवर्तन, मानसून का लौटना। ये लौटना शुरू की थी कब? सितंबर में, काम कर रही दिसंबर के बाद। अब क्या होगा? इसी क्षेत्र में ये ऐसे निकलेंगी और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा करती हुई ये वापस चली जाएंगे, फिर ऐसे ये मुड़ जाएंगे। बात समझ में आई? इस क्षेत्र में वर्षा होगी। देखो, अब एक एरिया ये वाला हो गया और एक एरिया ये वाला। इस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ है। और यहाँ क्या है? यहाँ लौटता मानसून है या नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये लौट गई। शीतकाल में भारत में वर्षा दो जगह पर, पश्चिमोत्तर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और दक्षिण भारत तमिलनाडु में किस लिए? लौटते हुए मानसून से या नॉर्थ ईस्ट मानसून से वर्षा होती है। तो शीतकाल में दो जगह वर्षा होती है और दोनों जगह का कारण क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? अब फिर इसके बाद कितने लोग समझ में आया? समझ में आया थोड़ा बहुत? ओके, दोबारा देखने से नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने से, किताब पढ़ने से समझ में आएगा। दोबारा देख ही लीजिएगा। एक बार फिर से लाइक मारो सब लोग। चलो, तो ये कहाँ तक घटना हो गई? 15 मार्च तक। और फिर वही कहानी आ जाएगी जो गलियाँ छोड़ आए थे।
वहीं फिर पहुंच गए हम कहाँ पर, ये देखो 15 मार्च से 15 जून फिर से सूर्य का उत्तरायण होगा, फिर वही साइक्लोन बनेगा और क्या होगा, संवहनीय वर्षा होगी, लू आदि चलेगा। मानसून यहाँ तिब्बत का पठार गर्म होकर के जेट स्ट्रीम आएगी, फिर से ये आ जाएगा यहाँ मानसून। फिर क्या होगा, 15 जून से 15 सितंबर पूरे भारत में वर्षा हो रही है इन शाखाओं से। अब इसके बाद फिर क्या होगा, 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच ये लौटना शुरू कर देंगी मानसूनी हवाएं, और यहाँ दिसंबर के बाद क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ से और लौटते हुए मानसून से वर्षा हो जाएगी। कितना आसान कर दिया हमने आपको, ठीक है। अब भी अगर नहीं समझ पाए तो आप जानो, आपका काम जाने, हम नहीं जाने। ये हमने आपको बता दिया मानसून। अब इस पे जितनी फैक्चुअल जानकारी है, अब आप कहेंगे, प्रश्न आएगा कि मानसून की खोज किसने की थी। अब विकल्प में आ जाएगा हिप्पालस ने की थी। आप कहेंगे गुरुआ ने तो पढ़ाया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तो आप हमने ज़िंदगी आपकी बर्बाद नहीं की, ज़िंदगी आपने खुद अपनी बर्बाद कर ली। ऐसे लोगों को, मूर्खाधीशों लोगों को कोई कभी सफल नहीं बना सकता। कि हिप्पालस ने और अलमसूदी जाकर के मानसून किस भाषा का शब्द है, ये सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ाते हैं, ये पढ़ना आपका काम है। आप देखो फैक्चुअल चीज़ें क्या हैं उसकी, कितना एवरेज वर्षा होती है, मानसून से कितना वर्षा होती है, इससे क्या हो, जितना डाटा है, आंकड़े हैं, ये सब करना काम आपका है। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट से परिचित करवा देना। तो अब इस पे पढ़ो कोई किताब, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही लिख करके बताओ जल्दी से, फिर चलते हैं। और जा करके किसान आईएएस पे आराम से मैपिंग इंडिया की कर डालना। अगर आगामी परीक्षा देना है पीसीएस की और आईएएस की, तो मैपिंग कर डालो जा करके, कम से कम लोकेशन जानते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर डालोगे। तो मैपिंग जाके कर डालो ना, तो हम नहीं जानते हैं फिर, और आप उम्मीद करते हैं कि भारत की मैपिंग हम यहाँ पर आके कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। सिंपल सी बात है, जब वहाँ पर कराए हैं तो आप ही लोगों के लिए कराए थे, नहीं करोगे तो आप जानो, आपका काम है। इंडिया की मैपिंग जाके कर लो वहाँ पर, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, पढ़ो, खुश रहो। बिल्कुल, ग्रुप में भी शेयर किया था। पता नहीं कितने लोग लाइव देख करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे टीचर बन रहे हैं, पता नहीं कितने सीख सीख करके हमसे पढ़ाना शुरू कर दिए हैं सब। लेकिन आप लोग हो जिनको कुछ करना है जीवन में, वो लोग पढ़ोगे नहीं मन से, मैं क्या है। बाय, गुड नाइट।